नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार एक बिल लेके आई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण बिल 2021। और ये जनसंख्या बिल ये कह रहा है कि यदि किसी के 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो वो स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उसे जो सरकारी लाभ मिलते हैं, खास करके जिसमें सब्सिडी होती है, जैसे राशन का अनाज है, उसमें सब्सिडी होती है क्योंकि वो बाजार मूल्य से कम मिलता है। तो राशन का अनाज नहीं मिलेगा अगर 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे। और अन्य इस तरह की जो योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी है, उनका लाभ नहीं मिलेगा। कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सवाल ये है कि ये जो नीति बनाई जा रही है, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने पे तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन आप विधानसभा और संसद के चुनाव लड़ने पे रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं, अगर आप वाकई में इसके लिए गंभीर हैं। क्योंकि हमारे जो बड़े नेता हैं, अगर वो पहले आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो नीचे के लोगों के लिए उसका अनुसरण करना ज़्यादा आसान होगा। और इस नीति में जो जिस बात की सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है, और बड़े इत्तेफाक की बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने भी यही कहा है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि 2 बच्चों की नीति वो लाएगी। क्योंकि उनका कहना है कि अगर कहीं पे इस तरह की नीति ज़बरदस्ती थोपी जाती है तो इसके परिणाम बुरे होते हैं। जैसे चीन में आप देखिए, भारत इस बात पे गर्व करता है कि उसके पास एक बड़ी आबादी है युवाओं की, और चीन में इस समय एक बड़ी आबादी हो गई है बूढ़े लोगों की, क्योंकि बच्चों नौजवानों की संख्या कम हो गई। क्योंकि चीन ने इस तरह की एक नीति लागू की थी, उसको थोपा हुआ था जबरदस्ती। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रही है कि इस तरह की नीति अनुचित है, क्योंकि उसके परिणाम नकारात्मक होंगे। अपने देश में एक और बुरा परिणाम होने वाला है कि ज़्यादा लड़कियों की भ्रूण हत्या होगी, क्योंकि लोग लड़का पैदा करना चाहते हैं। अब आपने अगर 2 ही बच्चे पैदा करने की छूट दे रखी है, और अगर उसमें पहले लड़की आ जाती है या दूसरे नंबर पे लड़की आ जाती है, और जो युगल है वो ये चाह रहा है कि उसको लड़का पैदा हो, तो उसे जो गर्भ में लड़की है उसको गिराना ही पड़ेगा। तो ये भ्रूण हत्या को ये बढ़ावा देगा। और एक और बात है इससे जुड़ी हुई कि हमारा जो लिंग अनुपात है वो पहले से ही बिगड़ा हुआ है भारत का। अभी मैं आपको आंकड़े बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। तो लिंग अनुपात और बिगड़ जाएगा, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या जो अभी 940 है वो और गिर जाएगी। तो कुल मिला के ये बिल जो है वो देश हित में नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि इसको देश हित में कह के ही लागू किया जा रहा है। योगी सरकार के सारे निर्णय ऐसे ही होते हैं, हम लोगों ने पिछले 4.5 साल में देखा है, जो ज़बरदस्ती लागू किए जाते हैं जनता की इच्छा के विरुद्ध। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की एक विशेषता है कि ये जनता की बात सुन के काम नहीं करते। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है वो कई बार काल्पनिक होता है, कई बार उसका ज़मीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, जनता की भावना से कोई लेना देना नहीं होता है। वो इस तरह के कार्यक्रम ऊपर से जनता के ऊपर थोप देते हैं और जनता को उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। ये उसी तरह की एक नीति है जो आरएसएस के दिमाग की उपज है कि जनसंख्या पे नियंत्रण करने के लिए ज़बरदस्ती ऊपर से एक नीति लगा दो
कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं किए जा सकते। अब इसमें जो प्रगतिशील लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपके सामने भारत और बांग्लादेश के आंकड़ों की तुलना करना चाहूँगा। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि ये इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का ये दिमाग भी काम कर रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि आरएसएस एक झूठा प्रचार करता है कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक दिन वो हिंदुओं की जनसंख्या से ज़्यादा हो जाएगी। जबकि अगर आप जिस दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है हिंदुओं में, मुसलमानों में, अगर आप उसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे, जैसा कि सच्चर समिति में किया गया है, सच्चर समिति की आख्या में, तो उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में 19% पे जाके स्थिर हो जाएगी। यानी 19% आबादी मुसलमानों की होगी और फिर स्थिर हो जाएगी, ऐसा सच्चर समिति का एक वैज्ञानिक विश्लेषण बताता है। लेकिन आरएसएस का दुष्प्रचार ये कहता है कि ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए ऐसी नीति बना दो कि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हो ही ना, और उनकी आबादी पे एक तरीके से रोक लगे। तो मैं आपको एक मुसलमान देश बांग्लादेश की बात बताना चाहूँगा। ये आंकड़े 10 साल पुराने हैं। ये किताब है जॉन ड्रेस और अमर्त्य सेन की। किताब का नाम है एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस। इसमें अध्याय 3 से मैं तालिका 3.5 पढ़ रहा हूँ। भारत में जो कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत था 2011 में वो 29 था, और बांग्लादेश में वो 57 था। याद रखिएगा, बांग्लादेश मुस्लिम देश है, ज़्यादा पिछड़ापन है, औरतों को निकलने नहीं दिया जाता घरों से, बुर्कों में रखा जाता है। फिर भी भारत के 29% की तुलना में 57% महिलाएं बांग्लादेश में काम के लिए निकलती हैं। इसमें आप उन महिलाओं को भी जोड़ लीजिएगा जो बांग्लादेश में, चूंकि एक बहुत प्रसिद्ध एक प्रयोग हुआ स्वयं सहायता समूह का, जिसमें मोहम्मद यूनुस और कई लोगों ने, मोहम्मद यूनुस साहब को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और वहाँ की दूसरी गैर सरकारी संस्थाओं ने स्वयं सहायता समूह बना के महिलाओं के हाथ में पैसा दिया। उस पैसे से महिलाओं ने छोटा छोटा रोजगार किया, और उसका ये परिणाम हुआ कि 57% महिलाएं घर से काम करने के लिए निकली। अब जो लिंग अनुपात की मैं बात कर रहा था, प्रति 1000 पुरुषों पे भारत में महिलाओं की संख्या थी 940 2011 में, और बांग्लादेश में थी 997। यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर। इसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि भारत में भ्रूण हत्या होती है लड़कियों की, या पैदा होने के बाद उनकी हत्या हो जाती है। तमिलनाडु में तो ऐसा बताया जाता है कि उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तभी वहाँ पे आदमियों और औरतों की संख्या लगभग बराबर है। जबकि भारत में आप देख रहे हैं कि 1000 पुरुषों पे 60 महिलाएं कम हैं। जो विद्यालय जाने की बात है, तो बांग्लादेश में महिलाएं ज़्यादा पढ़ रही हैं भारत की महिलाओं की तुलना में। अगर साक्षरता दर की बात करें तो भारत में पुरुष की साक्षरता दर तो बांग्लादेश के पुरुषों से ज़्यादा है। बांग्लादेश में उस समय 75% पुरुष साक्षर थे और भारत में 88%। लेकिन जब महिलाओं की बात करेंगे तो बांग्लादेश भारत से आगे। भारत में 74% महिलाएं साक्षर और बांग्लादेश में 78%। ये बात है 2011 की। और इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में महिलाओं की संख्या
31% बांग्लादेश में और भारत में सिर्फ 27%। हमारी संसद में महिलाओं की संख्या कितनी है? भारत में सिर्फ 11%, 2011 में। अभी भी उससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 10, 11, 12 के आस पास रहती है। जबकि बांग्लादेश में, और याद रखिए फिर, बांग्लादेश मुस्लिम देश, पिछड़ापन, महिलाओं को घर से निकलने की इजाज़त नहीं, महिलाएं बुर्के में, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की संसद में 20% महिलाओं की भागीदारी है। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पे, जिसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट। और उसका मतलब ये होता है कि प्रति परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है। तो प्रति परिवार बच्चों की संख्या भारत में उस समय थी 2.6 और बांग्लादेश में थी 2.2। याद रखिए, मुस्लिम देश और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अफवाह है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में प्रति परिवार बच्चों की संख्या 2011 में 2.2 हो गई थी। 2.1 अगर बच्चों की संख्या हो जाए प्रति परिवार, तो ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या स्थिर हो गई। उसके बाद जनसंख्या ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। 2.1 से आप नीचे आ जाएंगे, जैसा कि चीन में हुआ, तो आपकी जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी, बल्कि वृद्धि दर कम होने से धीरे धीरे आपकी जनसंख्या एक जगह पे जाके स्थिर होगी, फिर कम भी होने लगेगी। तो बांग्लादेश उस स्तर पे पहुंच गया था 2010 साल पहले कि लगभग उसकी जनसंख्या स्थिर हो गई थी, और भारत की जनसंख्या उस समय भी बढ़ रही थी। 2.6 प्रति परिवार बच्चों की संख्या थी। अब बताते हैं कि भारत में ये जो प्रति परिवार बच्चों की संख्या है, ये करीब करीब 2.2 पे आ गई है। यानी कि अब हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, वो न तो बहुत बढ़ेगी न कम होगी। तो बांग्लादेश ने ये कैसे हासिल कर लिया, एक मुस्लिम देश ने, कि बच्चों की संख्या कम हो गई वहाँ पे, और वो जनसंख्या स्थिर हो गई। तो एक तो बात यह है कि जनसंख्या का किसी धर्म से लेना देना नहीं होता है। बांग्लादेश में आप दो चीज़ें देख रहे हैं जो भारत से अलग हैं। एक तो वहाँ महिलाओं की साक्षरता दर ज़्यादा है, और दूसरा कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत भारत से लगभग दुगना है। और ये बात सामान्य समझ से समझी जा सकती है कि अगर महिलाएं घर से निकल रही हैं काम करने के लिए ज़्यादा, अगर महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो बच्चों की संख्या अपने आप कम होगी। एक कामकाजी महिला ये खतरा नहीं ले सकती कि उसके ज़्यादा बच्चे हों, नहीं तो उसका काम प्रभावित होगा। एक पढ़ी लिखी महिला भी ये सोचेगी कि भाई मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई पे खर्च होता है, और पढ़ना है तो बच्चों को ठीक से खिलाना भी पड़ेगा। क्योंकि भारत की एक और समस्या ये है कि भारत में अगर आधी महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं, तो आधे बच्चे कुपोषित हैं, और इसीलिए हमारी साक्षरता दर इतनी कम है। तो या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने ही नहीं जाते। अभी भी भारत में सिर्फ 50% बच्चे ही हैं जो कक्षा 8 तक पहुंचते हैं, और उसके बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। और इसमें एक बड़ी संख्या, करीब करीब 25% बच्चों की ऐसी है जो कभी स्कूल के अंदर का मुंह नहीं देखते हैं। वो स्कूल जाते ही नहीं है कभी, क्योंकि वो या तो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बना रहे हैं, या शिवकाशी तमिलनाडु में माचिस की तीलियाँ बना रहे हैं, या पूरे देश में कहीं भी किसी ढाबे पे वो बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, या चाय की दुकान पे वो छोटू की तरह काम कर रहे हैं जो आपके पास चाय लेके आता है, या घरों के अंदर वो अपनी माँओं के साथ आते हैं और झाड़ू पोछा से लेके तमाम तरह के काम करते हैं।
तो ये एक बहुत शर्म की बात है कि लोकतंत्र होते हुए भी भारत के अंदर अभी बड़ी संख्या है जो शिक्षा से वंचित है। और अगर हमें अपने देश में भी प्रगति करनी है, अगर हमें अपनी जनसंख्या पे नियंत्रण पाना है, तो उसका एक ही तरीका है, और वो है जो बांग्लादेश ने करके दिखाया है कि महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाना पड़ेगा और कामकाजी महिलाओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये काम हो जाए तो आपको कोई भी जबरदस्ती वाली नीति जनसंख्या नियंत्रण के लिए लागू नहीं करनी पड़ेगी। और ये एक प्रसिद्ध कथन है कि विकास ही सबसे बड़ा निरोध है। यानी कि आप विकास करेंगे, आप पढ़े लिखेंगे या आप पढ़े लिखेंगी और आप काम करने के लिए निकलेंगी घर से, आप कमाने लगेंगी, तो आपके बच्चे अपने आप कम हो जाएंगे। इसी को कहते हैं कि सबसे बड़ा निरोध विकास है। और जो इस तरह के तरीके हैं जिसमें ज़बरदस्ती होती है, वो कभी भी काम नहीं किए हैं। इस देश में संजय गांधी ने प्रयास किया और चीन ने प्रयास किया और उसके उल्टे परिणाम निकले। अब आपको कुछ विसंगतियां बता दें। ये जो बिल बनाया गया है, अब ये भाई ये तो आईएएस अधिकारी लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें जो आपको विसंगतियां हैं वो बता दें। एक जगह बात ये हो रही है कि जब बच्चे गोद लिए जाएंगे तो उसको कैसे गिना जाएगा। तो ये बताते हैं कि अगर पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं है और अगर वो 2 से ज्यादा बच्चे गोद लेते हैं, यानी कि मान लीजिए 3 बच्चे गोद लेते हैं, तो वो 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन माना जाएगा। 3 बच्चे गोद ले तो उल्लंघन। लेकिन अगर आपके 2 बच्चे हैं एक पति पत्नी के और आप तीसरा बच्चा गोद लेते हैं, तो वो 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन नहीं है। और अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप 2 और बच्चों को गोद ले लेते हैं, तो वो उल्लंघन माना जाएगा। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आप 3 बच्चे गोद नहीं ले सकते, लेकिन आपके 2 बच्चे हैं तो आप तीसरा बच्चा गोद ले सकते हैं। अब इनसे पूछना चाहिए कि भाई आप गोद लेने वाले बच्चों के हितों के क्यों खिलाफ हैं। अगर आप अपने 2 बच्चे होते हुए एक तीसरे बच्चे को गोद लेने की इजाज़त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की जो प्रस्तावित 2 बच्चों की जनसंख्या नीति है उसका उल्लंघन नहीं है, तो 3 बच्चों के गोद लेने में आपको क्या दिक्कत हो सकती है? इसके पीछे क्या सोच है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये गरीब विरोधी सोच जरूर है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे लिए जाते हैं वो अनाथ आश्रम वगैरह से लिए जाते हैं और वो गरीब परिवारों के होते हैं। नहीं तो उन बच्चों को त्यागा ही नहीं जाता, उनकी माएँ उनको नहीं त्यागती अगर वो गरीब नहीं होती तो। अब आप देखिए ये विकलांग बच्चों की बात हो रही है कि अगर किसी पति पत्नी के 2 बच्चे हैं और उसमें पहला बच्चा विकलांग है, तो अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसको 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बात तो समझ में आती है कि भाई एक बच्चा विकलांग है तो 2 स्वस्थ बच्चे परिवार में रहेंगे, उसकी आप इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये लिखा गया है कि अगर एक बच्चा है और वो बच्चा विकलांग है और अगर आपके 2 और बच्चे होते हैं, 2 बच्चे और होते हैं, तो वो 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन माना जाएगा। यानी आप दो बच्चों में से एक के विकलांग होते हुए आप तीसरा बच्चा अगर आपका होता है तो वो 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन नहीं है। लेकिन
अगर अब इसमें अंतर क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दो अलग अलग पैरा इसमें लिखे हुए हैं कि एक बच्चा विकलांग है और आपके दो और बच्चे पैदा होते हैं तो वो नीति का उल्लंघन है। अब मेरी समझ में तो ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन दो अलग अलग पैरा है। एक कह रहा है कि उल्लंघन है, दूसरा कह रहा है कि उल्लंघन नहीं है। तो इसी तरह से कुछ और भी बातें इसके अंदर हैं जिसमें आपको विरोधाभास नज़र आता है। और ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत कोई सोच समझ के बनाई गई नीति है। ये उसी तरह की नीति है किसी के दिमाग का फितूर कि अचानक ये तय किया कि भाई चुनाव आ रहा है और आपको दिखाना है कि आप मुसलमानों की जनसंख्या पे नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए एक ऐसी नीति बना दो कि भाई देखिए हम मुसलमानों की जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, नहीं तो ये तो इतना बड़ा देश के लिए खतरा है कि एक दिन इनकी जनसंख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि इस देश में, जैसा मैंने पहले भी कहा बांग्लादेश के संदर्भ में, बच्चों की संख्या का ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है, बच्चों की संख्या का ताल्लुक गरीबी से है। मैं लखनऊ शहर में गरीब मुसलमानों के साथ भी काम करता हूँ और गरीब अनुसूचित जाति के जो हिंदू हैं, खास करके जो पत्थर का काम करते हैं, उनके साथ भी काम करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि अगर परिवार गरीब है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी ही। हमारे जो पत्थर का काम करने वाले समुदाय के नेता हैं मुन्ना लाल जी, सीतापुर के रहने वाले हैं, उनके 7 बच्चे हैं। इसी तरीके से और आप परिवारों में जाएं तो आपको बच्चों की संख्या 4-5 इस तरह से दिखाई पड़ेगी, गरीब जो परिवार है। और मुस्लिम परिवारों में भी यही है। तो बांग्लादेश ने ये दिखाया है कि अगर आप विकास करेंगे, अगर आप महिला को पढ़ने लिखने का मौका देंगे, उसको काम करने का मौका देंगे, तो बच्चों की संख्या कम होगी। और ये बात, इस बात का ताल्लुक किसी धर्म के साथ नहीं है। जो भी परिवार गरीब है, हिंदू है या मुसलमान है, उसको आप पढ़ने का मौका देंगे, उसको आप काम करने का मौका देंगे, तो उन गरीब परिवारों में बच्चों की संख्या अगली पीढ़ी में अपने आप कम हो ही जाएगी। ये एक सरल सी बात तो दुनिया के अनुभव से हमको मालूम है। पता नहीं ये उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती। और मुझे तो ये लगता है कि वो कई बार चीज़ों को समझते हुए भी नहीं समझती है, क्योंकि उसको अपनी राजनीति करनी है और वो ये सारे काम जो करती है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये सरकार पिछली सरकारों से इस मायने में एकदम फर्क है। इसका एक एक कदम राजनीति से प्रेरित होता है। ये जो भी करती है वो इसलिए करती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और इसके अपने वोट पक्के हो सके। तो हम इस नीति को खारिज करते हैं। जो महिला संगठन है वो इस नीति को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये महिला का अधिकार है, अपने शरीर के ऊपर महिला का अधिकार है, वो तय करेगी उसके कितने बच्चे होने हैं, उसको नसबंदी का ऑपरेशन कराना है कि नहीं, वो तय करेगी। और हाँ, जब नसबंदी की बात करते हैं तो हम सिर्फ महिला नसबंदी की बात क्यों करते हैं, पुरुष क्यों नहीं नसबंदी कराते। हमारे मित्र आमोद कुमार जी सीतापुर में जिलाधिकारी थे, उनका एक बच्चा है, उन्होंने नसबंदी करा ली और उनके ऑफिस में जो भी पुरुष आता था उससे पूछते थे तुम्हारे कितने बच्चे हैं और तुमने नसबंदी क्यों नहीं कराई। तो वो पुरुषों को प्रेरित करते थे नसबंदी कराने के लिए। तो पुरुषों की नसबंदी की परंपरा क्यों नहीं है हमारे देश में, इस पे भी सवाल खड़ा करना चाहिए। और ये सबसे बड़ा सवाल है महिला दृष्टिकोण से कि ये महिला का अधिकार है कि उसके शरीर पे उसका हक है और वही तय करेगी कि उसको कितने बच्चे पैदा करने हैं। अगर उसको अपना हित कम बच्चे पैदा करने में या एक भी बच्चा पैदा नहीं करने में है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज के समय में जो बच्चा पैदा करने में विश्वास नहीं करते, ये उसका अधिकार है। और अगर वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहती है, वो भी इसका अधिकार है, वो इस देश की नागरिक है।
उसका पति इस देश का नागरिक है, और अगर सिर्फ बच्चों की संख्या के आधार पे अगर हम उनको सरकारी नौकरी के लाभ से, स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने के अवसर से, या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभ से अगर वंचित कर रहे हैं, तो हमारे संविधान में जो बराबरी का अधिकार है ये उसका उल्लंघन है। और उस दृष्टि से ये जो जनसंख्या नीति आई है, नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण, ये पूरी तरह से गलत है और इसको खारिज किया जाना चाहिए। ये लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विकास के अवसर प्रदान करे और फिर लोगों पे छोड़े कि उनको कितने बच्चे पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।